हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए एमटीएस से जुड़े जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो लेके आता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी। तो एमटीएस 2023 में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि लगभग 45-46 क्वेश्चन होंगे। तो आइए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान के 44 का जो उद्देश्य है वो है हमारा भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने अनुच्छेद 44 देखा होगा, उसमें क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। तो आपका जो पहला आंसर हो जाएगा ये, फिर जो कि पहला उत्तर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, वो हो जाएगा 44 अनुच्छेद आर्टिकल 44। तो वो किसकी बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मतलब समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 149 किससे रिलेटेड है? तो ये है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ से। तो आर्टिकल 149 149 जो है वो बताता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कर्तव्य है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? जो 29 आर्टिकल है और जो 30 आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 29 और 30 संबंधित है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक योग अधिकार से। तो जो भी एक आम इंसान का सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार होता है उससे रिलेटेड है आर्टिकल 29 और 30। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऐसे आपसे नीचे कुछ इंपॉर्टेंट कथन दिए गए होंगे, तो इसमें से एक आंसर आपका जो सही होता है वो है, यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये कहता है हमारा आर्टिकल 129। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? जो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, इसमें भी ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उसमें से जो सही आंसर होगा हमारा कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जो नहीं आता वो है कर का भुगतान करना। तो किसी भी टैक्स का भुगतान करना ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता। आप अपने हिसाब से कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो ये कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो भारत के जो महान्यायवादी हैं उनका कर्तव्य क्या है? तो कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। तो आप इससे याद रखिए कि जो महान्यायवादी हैं वो क्या करते हैं कि कानूनी मामले जो भी होते हैं भारत सरकार के पास, उनमें उनको सलाह देने का काम किसका है? तो भारत के महान्यायवादी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बाल विवाह निषेध अधिनियम से है। तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुआ? तो ये कौन से ईयर में आया था? तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो इम्पॉसिबल है कि आपका आंसर सही होगा। तो ये है 1929। तो बाल विवाह जो निषेध अधिनियम है, चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये आया था वर्ष 1929 में। ऐसे ही कुछ पॉस्को के जो चाइल्ड से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं, जो नियम होते हैं, आप उसको भी एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य चुनाव का आयुक्त नियुक्त कौन करता है? तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं हमारे राज्यपाल। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का डैश भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 51A में। तो 51A में जो आर्टिकल है वो बताता है मौलिक कर्तव्यों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो भारत में जो सदन है, दोनों सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन हो गए, इनका चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग। तो भारत में एक निर्वाचन आयोग भी है जो इन दोनों सदनों को जो कि है चुनाव को संपन्न कराने में मदद करता है। वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो ऐसा पूछा गया है कि ऐसे पर्टिकुलर किसी हथियार की बात नहीं की जा रही, मतलब किसी हथियार की बात नहीं की जा रही है इसमें आपसे पूछा गया कि ऐसा कौन सी रूल है, ऐसा कौन सा नियम है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो ये अविश्वास प्रस्ताव है। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। 42वां संशोधन जो संवैधानिक संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, वो किस वर्ष में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपसे यही पूछ रहा है कि जो संविधान संशोधन था 42वां, वो किस अधिनियम या फिर कौन से ईयर में आया था? तो वो अधिनियम या फिर वे जो साल है वो साल था हमारा 1976 में ये अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी
किसकी अनुशंसा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब किसकी स्वीकृति चाहिए होती है, तो वो हो जाएंगे राज्यपाल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य विधानमंडल में, स्टेट लेजिस्लेचर में कौन अनुशंसा देता है धन विधेयक पेश करने के लिए, तो वो हो जाएंगे राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है, तो इसका आंसर इस साइड में दिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। तो कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है, तो मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति जो है वो कैबिनेट समिति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, जो कि है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन व्यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपका जो अनुच्छेद है 43 वो क्या करता है, श्रमिकों के लिए एक जो ढंग का जीवन होता है, योग्य वेतन, ठीक ठाक पैसे कमा सके, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे एक अच्छा जीवन शैली जी सके और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके, ये आर्टिकल 43 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा राज्य जो है एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, भारत के किसी भी हिस्से में निवास। तो भारत के किसी भी हिस्से में आप निवास कर सकते हैं, ये कोई नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। जैसे कि आप भारत के इस शहर से या उस स्टेट में जाकर रह नहीं सकते, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांत में। एक आदमी स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी हिस्से में जाके रह सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है। तो भारत का जो नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी होता है, जो मतलब हेड होता है, जिसका कोई मतलब उतना इंपॉर्टेंट विशेष कार्य नहीं रहता, तो वो राष्ट्रपति हो जाते हैं। क्योंकि जो भारत में ज़्यादातर काम होता है वो कौन देखता है, तो मंत्रिमंडल देखती है, प्रधानमंत्री देखते हैं। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ साइन करने के लिए अथॉरिटी देता है कि आप ये काम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उससे कहा गया है नाम मात्र अधिकारी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों में निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। तो इस आर्टिकल में आपसे ये कहा गया है कि मंत्री परिषद जो होती है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है कुछ मामलों में। तो वो किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल हो जाएगा हमारा 74 आर्टिकल में क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायत की बात करता है, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 40 आर्टिकल 40 या फिर अनुच्छेद 40। किसी नागरिक की साहित्यिक, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों के लिए कौन नामांकित करता है। तो ये एक फिर से सिंपल क्वेश्चन बनता है हमारा। जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति खुद से नामांकित करते हैं राज्यसभा में, तो उनमें एक विशेष तौर पे वो उत्कृष्टता होनी चाहिए। जैसे कोई साहित्य में अच्छा हो सकता है, कोई विज्ञान में अच्छा हो सकता है, कोई कला में, कोई खेल में, तो उन्हें राष्ट्रपति खुद से चयनित करते हैं, उनका नामांकित करते हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये आर्टिकल हो जाएगा दोस्तों हमारा 19 का डी। जैसे आपने 19 के आर्टिकल देखे होंगे स्वतंत्रता का अधिकार की, 19 के आर्टिकल ए में क्या है, 19 आर्टिकल बी में क्या है, 19 आर्टिकल सी में क्या है। तो इसी तरह 19 के आर्टिकल डी में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल डी में है, भारत में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार। अगर आपने दोस्तों आर्टिकल को अच्छे से एक वीडियो चाहिए तो उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर इंपॉर्टेंट आर्टिकल के नाम से एक वीडियो होगा, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने लगभग जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकते हैं, जो भी MTS एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उस आर्टिकल को याद करने में। आप इजीली उस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपका आर्टिकल लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सरकार कौन से 3 स्तर पर काम करती है, संघ सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई और स्थानीय सरकार हो गई। तो सरकार के ये 3 स्तर माने गए हैं, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य डैश आयु के वर्ग के बच्चों के लिए एक शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है कि 6 से 14 वर्षों के लिए जो शिक्षा है वो अनिवार्य होनी चाहिए। तो 11वें मौलिक कर्तव्य में यही बताया गया है। अगला है हमारा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्यपाल के लिए राज्यपाल का प्रावधान करता है। जो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, ये किस आर्टिकल में लिया गया है, देखा गया है। तो ये आर्टिकल में हो जाएगा हमारा 153 आर्टिकल 153। तो इस आर्टिकल में क्या है कि जो हर एक राज्य के लिए जो भी इंडिया में स्टेट है, जो भी राज्य है, उनके लिए एक राज्यपाल को नियुक्त करना होगा। तो ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 153। अगला क्वेश्चन है हमारा
राज्य विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो गैप होता है, जो अंतराल होता है, वो कितना हो सकता है? तो ये जो अंतराल का टाइम दिया है ये 6 महीने तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो स्टेट लेजिस्लेचर या फिर राज्य विधानसभा के दोनों सत्रों के बीच कम से कम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों का निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो संविधान हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो सरकार के विभिन्न अंगों को बताती है कि किस तरह से हमारे देश में कुछ कानून है और ये कैसी चीज़ें काम करेंगी, हम अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो यही सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, मौलिक कानून को कौन बताता है, किस में रखा जाता है? तो ये संविधान हो जाते हैं। किसी भी देश का संविधान हो सकता है, भारत की बात नहीं है। जैसे अमेरिका के अलग संविधान होंगे, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यूरोप का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो हर एक राज्य का, हर एक जो हमारा देश है उसका एक अलग संविधान होता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी से है? तो भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है? तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये बात करता है कि भारत एक संघ एवं राज्य क्षेत्र है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का विधायी अंग या फिर लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन सा है? तो केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है संसद। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आप एसएससी एमटीएस 2023 में जो भी पूछे गए हैं वो मैंने सारा एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके ले लिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर का जो है वो व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके ये पीडीएफ मात्र सिर्फ 10 रुपये में ले सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पीडीएफ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो ही लीजिएगा, वरना अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो आप नोट्स भी बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो कानून की जो शासन अवधारणा का प्रतिपादन है वो एवी डाइसी ने किया। किसने किया? एवी डाइसी ने किया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर जो थे वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के लिए प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो आर्टिकल 49 कहता है कि जो भी भारत का नागरिक है, जो भी भारत में ऐसे लोग हैं, वो हमारे स्मारक और स्थान की रक्षा करें। मतलब ये हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने जो स्मारक हैं, जो हमारे ऐतिहासिक रुचि स्मारक है, उसे ख़राब ना करें और उसकी बचाने में रक्षा करें। ये आर्टिकल कहता है हमारा 49, आर्टिकल 49। भारत में लोगों के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 के बीच। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52 के बीच। अगला देखते हैं, भारतीय नागरिकों में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य है वो लिया गया था सोवियत संघ, जिसे आप रूस के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये वहीं से लिया गया था। कहाँ से? सोवियत संघ से लिया गया था। अगर आपके क्वेश्चन ऑप्शन में सोवियत संघ नहीं दिया रहता तो रूस दिया होगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रूस हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस से या फिर सोवियत संघ से। भारतीय विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर के किस भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? तो जो क्वेश्चन 34 है हमारा वो है, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? तो ये सिर्फ 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों, यूनियन एंड द स्टेट के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधी है? तो ऐसा कौन आर्टिकल जो है वो कहता है कि जो है वो यूनियन और स्टेट जो है उनके बीच की शक्तियों को विभाजन करता है? तो ये 7वीं अनुसूची जो है वो इस बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा ली गई है वो, जिसे डीपीएसपी भी कहेंगे, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। तो किसी भी संस्कृति व शिक्षा को अधिकार का उद्देश्य हो जाता है हमारा अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, संस्कृति और उनके धर्म की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 38, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है वो पारित किया गया 2019 में। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जो भारत के हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल होता है। और ठीक इसी तरह जो भी राष्ट्रपति हैं उनका भी कार्यकाल 5 साल के लिए होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऐसा एग्जाम में आया होगा। तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहें या फिर शामिल रहना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने हिसाब से चीज़ें देखती हैं। इसमें एक आम नागरिक अपने मन से या फिर उनको एक मौलिक कर्तव्य नहीं है कि हमें इस पार्टी के साथ जोड़ना ही है, हमें इसकी सहायता करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोकतंत्र को बढ़ावा दें और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहें, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है हमारा 41, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राजनीतिक दलीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो जो भारतीय राजनीतिक दलीय प्रणाली की विशेषता नहीं है वो है एक दलीय प्रणाली। तो एक दलीय प्रणाली जो है वो भारतीय राजनीति की विशेषता नहीं है, मतलब कि इसमें क्या है कि हमारा एक दलीय प्रणाली ही है। जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जुड़ा गया तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा 86 जो संशोधन हुआ था हमारा 2002 में, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो जो हमारा 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ 2002 में, आप इसी ये डेट भी याद रख लीजिए क्योंकि कई बार ये डेट भी पूछता है कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ वो किस वर्ष हुआ। तो ये 2002 में हुआ। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष आयु के जो भी बच्चे या स्थिति में जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो वो इनके अवसर प्रदान करें। शिक्षा का अवसर कितने? 6 से 14 वर्ष के लिए एक माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 18 वर्ष हो जाएगी, जैसा आप सभी को पता है। तो अगर आप 21 वर्ष लगा के आ रहे हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब भी संविधान का संशोधन हुआ था तो उसमें 18 वर्ष वापस से कर दिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में एक जो कथन दिया रहा होगा ऑप्शन में, उनमें से ये सवाल जो है वो सही नहीं है। केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान श्रमिक सुनिश्चित करना, जो कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं आता। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो ये है हमारा भारत के संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद कहता है हमारा कि कोई भी बच्चा अगर 6 साल तक है तो उसकी देखभाल और जो भी उसके खाने पीने और शिक्षा से जुड़े जो भी चीज़ें रहेंगी वो भारत सरकार देखेगी, जो कि आर्टिकल 45 में कहा गया है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया कि मैंने जो कि एसएससी एमटीएस 2023 में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो कुछ थोड़ी सी कम समझ में आए तो 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे और इसका जो पीडीएफ है या फिर आप अपने जो नोट्स बना रखा है उसमें ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेंगे तो आपके एमटीएस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना रहती है। तो अगर उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो जल्दी से हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आता रहूं जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। तो तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपनी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।